रिएक्ट नेटिव के अंदर हमने अभी तक जो चीज़ें सीख ली हैं कि डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, फ्लेक्सबोस का आइडिया ले लिया, कंपोनेंट्स रिएक्ट की बातें कर ली, उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हम फायरबेस को कैसे लगाएंगे। सही है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और CRUD अप्लाई करेंगे उसका कि हम डाटा सेव कैसे करते हैं, डाटा ऐड कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, सो ऑन। अच्छा, अब डेफिनेटली हम फायरबेस एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं रिएक्ट नेटिव में। तो इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने अपनी कोई लाइब्रेरी या कोई फ्रेमवर्क या कोई SDK दिया होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो फायरबेस का इंटीग्रेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। एक हमारे पास है रिएक्ट नेटिव फायरबेस करके लाइब्रेरी, RN फायरबेस जिसको बोलते हैं, और एक हमारे पास तरीका है firebase.js। ये दो तरीकों के साथ हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सही है, जिसके अंदर firebase.js है, और यानी कि फायरबेस को जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करना, और दूसरा तरीका है फायरबेस को रिएक्ट नेटिव के साथ कनेक्ट करना नेटिवली। मैं आपको मतलब दोनों के समझाता हूँ। जो पहला मतलब है कि फायरबेस को जावास्क्रिप्ट के कनेक्ट करना है, उसका मकसद क्या है कि जावास्क्रिप्ट तो ब्राउज़र में भी चलती है, तो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेटिव में भी चल रही है, तो ब्राउज़र वाला SDK रिएक्ट नेटिव में यूज़ कर लो। अच्छा, इसका नुकसान, इसके फ़ायदा ये है कि जिस तरह फायरबेस में जिस तरह वेब में होता है एग्जैक्ट उस तरह मोबाइल में हो जाएगा। यानी कि अगर Firebase.js में इंस्टॉल कर लूँगा ना रिएक्ट नेटिव में, तो फ़ायदा क्या है, जिस तरह Next.js में फायरबेस को हमने लगाया था ना, एक config.json फाइल बनाई थी, उसमें वहाँ से कॉपी करके डाला था, और फिर जो भी फंक्शन उसके कॉल किए थे, एग्जैक्ट वही कोड कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं Firebase.js, उधर भी लाइब्रेरी एक इंस्टॉल की थी ना, इसका क्या नाम था, Firebase.js, ऐसे लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। अच्छा, इसका नुकसान ये है कि फायरबेस कुछ ऐसे फीचर देता है जो प्योरली मोबाइल पे चलते हैं, वो वेब पे नहीं चलते। सही है, लाइक मोबाइल के एनालिटिक्स लेना, लाइक मोबाइल के ऊपर एड्स आते हैं, मोबाइल ऐप पे अक्सर आपने देखा होगा एड्स आते हैं, वो एड्स वाला फीचर आप Firebase.js में नहीं आपको मिलेगा। फिर मोबाइल के फीचर में एक ML करके उसकी सर्विस है फायरबेस की, वो सर्विस भी आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कंसोल और फायरबेस, गो टू कंसोल, ये नेक्स्ट फायरबेस करके हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको इसकी डिफरेंट सर्विसेज नज़र आ रही हैं फायरबेस की, ऐसे ही है। अच्छा, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो प्योरली चलती ही मोबाइल के ऊपर हैं, iOS और एंड्रॉयड के ऊपर उनकी कॉन्फ़िगरेशंस लेवल की होती हैं। जैसे जिसमें एनालिटिक्स सर्विस भी हैं, जिसमें ये ऐप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिमोट कॉन्फ़िग है, ये परफॉर्मेंस है, ये क्रैशेस को हम मेंटेन कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे AB टेस्टिंग है, मैसेजिंग की सर्विस है, ये रिमोट कॉन्फ़िग, ऐड मॉब, ये सारी सर्विसेज ओनली प्योर नेटिव iOS और नेटिव एंड्रॉयड पे चलते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो ये जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड नहीं है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान हमें ये रहता है, इसका अगर हम SDK इनिशियलाइज करते हैं एज अ वेब के व्यू में, एक तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी क्योंकि वो वेब वाली फीलिंग आएगी इंटीग्रेशंस करते हुए, और दूसरा जो है हमें प्रॉब्लम इसमें रहता है वो ये है कि इसमें कुछ फीचर जो प्योर मोबाइल के फीचर होते हैं वो आपको मोबाइल में मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वेब वाले फीचर ही ये हमें प्रोवाइड करेगा फायरबेस। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसको अचीव करने के लिए, मतलब फायरबेस के नेटिवली जो फीचर हैं उनको लगाने के लिए एक लाइब्रेरी मिलती है जिसको हम RN फायरबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RN फायरबेस। इसका फ़ायदा क्या है कि इसने नेटिव जावा के अंदर और स्विफ्ट के अंदर और ऑब्जेक्टिव सी के अंदर कोड करके एक लाइब्रेरी बना दी है। जब हम इसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, एक्चुअली क्या होगा, नेटिव जावा की फाइल्स इंक्रीज होंगी और नेटिव ऑब्जेक्टिव सी की फाइल इंक्रीज होंगी, दोनों तरफ नेटिवली फाइल्स इंक्रीज होंगी। फिर इसने हमें एक
ब्रिज बना के दिया है, जावास्क्रिप्ट वाले फंक्शंस बना के दिए हैं जो एक्चुअल में हमारे जो नेटिव के फंक्शंस हैं उनको कॉल करते हैं। अच्छा, फ्लो क्या रहेगा फिर? ऐसे रहेगा फ्लो हमारे पास, लाइक हम जब फायरबेस का कोई फंक्शन चलाएंगे, फायरबेस का फंक्शन चलाएंगे कहाँ पे? अपने रिएक्ट नेटिव के जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है। तो ये समझो कि उसकी जो नेटिव फंक्शन है एंड्रॉइड के अंदर, जो उसका एंड्रॉइड का नेटिव फंक्शन है, जो भी, क्योंकि फायरबेस जो है ना वो नेटिवली एंड्रॉइड जो जावा में कोड करते हैं उनको भी अवेलेबल है, और जो ऑब्जेक्टिव सी में कोड करते हैं रिएक्ट नेटिव के लिए उनको भी फायरबेस अवेलेबल है, और उनके भी फंक्शंस रहते हैं, मतलब उनको कॉल करना, डाटा सेव अपडेट करना। तो ये क्या करेगा, फायरबेस का जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, ये समझो कि एंड्रॉइड का नेटिव फंक्शन कॉल करेगा और वो फिर फायरबेस में डाटा को सेव करेगा एक्चुअल में। तो उससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, फिर जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको इंटीग्रेट करें। लेकिन सम टाइम हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि हम फायरबेस जेएस के साथ जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर सपोज हम फायरबेस को एज अ डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जेएस में भी, यानी कि वेब में भी फायरबेस यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल में भी फायरबेस यूज़ कर रहे हैं। अब चूंकि दोनों जगह पे फायरबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा कोड भी शेयरेबल कोड बन जाए, हमारा कोड भी क्या हो, शेयरेबल कोड बन जाए। तो ऐसे कुछ टूल्स हैं जो हमें ये शेयरेबल कोड अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। उसको हम बोलते हैं दूसरी ज़बान में मोनोरेपो। क्या बोलते हैं? मोनोरेपो, एनएक्स। स्मार्ट फास्ट एक्सटेंसिबल बिल्ड सिस्टम। ये करता क्या है कि हमने लेट्स सपोज वेब का भी कोड किया, मोबाइल का भी, तो जो कोड शेयरेबल है ना दोनों में, वो हमें बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, ये उसको शेयरेबल फाइल्स में हम रखेंगे और वो सेम फाइल दोनों जगह पे चलेगी। इसका आइडिया ये है कि हम कोई ऐसा कोड करेंगे जो दोनों जगह पे चल रहा होगा, मोबाइल में भी और वेब में भी, अगर कोई ऐसी लॉजिकल कोड है तो इसलिए हम उसको शेयर करते हैं। लेकिन चूंकि अगर हम नेटिव फंक्शंस यूज़ करेंगे या नेटिव लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, तो फिर तो कोड शेयरेबल नहीं रहेगा ना वेब और मोबाइल के। शेयरेबल तो तब है अगर लाइब्रेरी सेम है। अगर दोनों, वेब की लाइब्रेरी डिफरेंट है, मोबाइल की लाइब्रेरी डिफरेंट है, तो फिर शेयरेबल कोड नहीं है। तो अगर हमें मोनोरेपो के अंदर जाना होता है, या हमें लग रहा है कि हमारी प्रोडक्ट के 3-4 पोर्टल्स हैं, उन सब ने फायरबेस को अपडेट करना है, तो सब जगह पे फायरबेस कन्फिगर करनी पड़ेगी, सारे उसके फंक्शंस को कॉल होगा, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें डेवलपमेंट टाइम बहुत लगता है हर एक में मेहनत करने में। फिर हम समटाइम मोनोरेपो यानी कि एनएक्स भी यूज़ करते हैं। उसमें क्या हमें हेल्प मिलती है कि हमारा सारा कोड शेयरेबल प्लेसेस पे रहता है, शेयर हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। अच्छा, अब इसका जो है वो सोल्यूशन क्या है, ये मैंने शेयरेबल कोड हमने बना लिया, सॉरी एनएक्स का अंडरस्टैंडिंग बना ली। तो इसका मतलब फायरबेस भी फुली जो भी वेब में किया है वो उतना ही अगर हमें करना है ना, करंट अप्लाई करना है, डाटा ऐड करना है, डिलीट अपडेट करना है, फिर कोई मसला नहीं है। फिर फायरबेस जैसे यानी कि वेब वाला सेटअप भी मोबाइल में चल सकता है। अगर हमें एक्स्ट्रा फीचर करने हैं तो फिर मोबाइल वाली लाइब्रेरी की तरफ जाना अच्छा रहता है। तो इट्स ऑलवेज ओपन टू यू, आपने वेब वाले स्ट्रक्चर के साथ चलना है या मोबाइल। अब वेब वाले में चलना है तो सेम कोड कॉपी पेस्ट करके firebase.js करें, आपका हर चीज़ चलेगी। अगर मोबाइल वाले में चलना है तो फिर डेफिनेटली उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, सही है। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि सबसे पहले आपको गेटिंग स्टार्टेड पेज के ऊपर आना है और 1 बाय 1 ये सारी जो भी यहाँ पे उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है, सही है। तो हम जो नेटिव वाला तरीका है उसको ट्राई करते हैं ताकि हम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना सकें। सबसे पहले हम चूँकि npm यूज़ कर रहे हैं उसको इंस्टॉल करेंगे। हम चले जाते हैं टीचिंग में, लर्न रिएक्ट नेटिव में, शायद नेविगेशन भी हमने हेलो वर्ल्ड वाले में ही की थी, उसी में हम ये भी कर लेते हैं। ताकि टाइम ना लगे पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल करने में। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या बोला है, ये एंड्रॉयड के सेटअप के लिए मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा और iOS के सेटअप के लिए उसने डिफरेंट और काम हमें बोला है।
वो हमें करना पड़ता है। तो ये दोनों, ये यानी कि मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन सारी फॉलो करनी पड़ेगी अगर मैंने इसको करेक्टली कन्फिगर करना है React नेटिव को नेटिवली iOS और एंड्राइड के फोल्डर्स के अंदर। तो हमने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद वो क्या कहता है कि आपने फायरबेस कंसोल पे जाना है एंड अ न्यू एंड्राइड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। एंटर योर प्रोजेक्ट डिटेल, एंड्राइड पैकेज नेम मस्ट मैच योर लोकल प्रोजेक्ट। वो कह रहा है यहाँ से मैच करना चाहिए, तो हम जाते हैं। वो कह रहे हैं सबसे पहले फायरबेस में जाएं और यहाँ से ऐड ऐप करके दो ऑप्शन आ रहे हैं, एंड्राइड और iOS। तो हम किसकी कन्फिग्रेशन करना चाह रहे हैं? एंड्राइड की। हम एंड्राइड पे क्लिक करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने पैकेज नेम डालना है और वो पैकेज नेम एग्जैक्टली वो होना चाहिए जो आपके लोकल में है। तो वो लोकल वाला पैकेज नेम हमें कैसे मिलता है? एंड्राइड में, ऐप में, बिल्ड और ग्रेडल में। तो मैं ये वाली फाइल कॉपी करूँगा, सॉरी पाथ कॉपी करूँगा और मैं इस फाइल के अंदर जो है वो चला जाता हूँ। एंड्राइड में, ऐप में, बिल्ड और ग्रेडल, और हमारी एप्लीकेशन का नाम है बंडल नेम कॉम डॉट हेलो। ये हमारी एप्लीकेशन का नेम स्पेस है। तो उसने यही बोला है ना, फाउंड द इनसाइड ऑफ नेम स्पेस फील्ड। तो नेम स्पेस फील्ड कहाँ है? ये वाली। और उसको वो क्या कह रहा है, क्या करना है? इन दिस फाइल और इन दी मैनिफेस्ट फाइल विद योर प्रोजेक्ट, उसमें आप ये चीज़ फाइंड करो। और यहाँ पे आने के बाद ये नाम इधर फाइंड लगा दो, सही है। अच्छा, नेक्स्ट उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है? द डिबग साइनिंग सर्टिफिकेट इज ऑप्शनल टू यूज फायरबेस योर ऐप बट इज रिक्वायर्ड फॉर डायनेमिक लिंक इनवाइट फोन ऑथेंटिकेशन टू जनरेट अ सर्टिफिकेट रन दिस फाइल दिस जनरेट two variant keys you need to both SHA1 SHA256 keys that belong to the debug and write test variant key option then you can those keys to the SHA। मेनली वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ रहा है ना, डिबग साइनिंग सर्टिफिकेट SHA1, ये ऑप्शनल है, लेकिन कुछ फीचर अगर आपने यूज़ करने हैं लाइक डायनामिक लिंक्स, इनवाइट्स एंड फोन ऑथेंटिकेशन, तो फिर आपको ये SHA1 देना पड़ता है। अगर SHA1 आपने क्रिएट करना है, उसको क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है? आप ये वाली कमांड जो है वो रन करते हो, एंड्राइड में जाके ग्रेजुअल साइनिंग रिपोर्ट करके जनरेट करते हो। ये दो वेरिएंट की प्रोड्यूस कर देगा, SHA1 भी और SHA256 भी। और हमें कौन सी चाहिए? अगर फायरबेस में देखें तो SHA1, जो SHA1 वाली वो हम यूज़ कर लेंगे, दूसरी हम डिस्कार्ड कर देंगे, वो यूज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन ये वाली कमांड दोनों दे देगी। लेकिन अभी के लिए अगर मैं इसको नहीं भी करता तो स्टिल हमारा काम चलेगा, क्योंकि हमने फायर स्टोर को यूज़ करना है। तो फायर स्टोर विदाउट ये जो फीचर यहाँ पे लिस्टेड है उसके अलावा है फायरबेस, तो वो हमारा चल जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको करना पड़ता है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि हमें SHA1 देना पड़ता है, जो कि जनरेट होता है विद दिस कमांड। वो हमें यहाँ से आगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्ट नेटिव में कुछ भी डाटा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि चेंज मैंने लाइफ टाइम मैंने इसको इंप्लीमेंट किया तो सारी कमांड्स डिफरेंट थी। अभी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो डिफरेंट है। रीज़न इस चीज़ की वो अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जब वेरिएंट्स अपडेट होते हैं, क्रैशेज आते हैं, वो अपनी लाइब्रेरीज को अपग्रेड कर लेते हैं। और स्टिल अगर मैं लेटेस्ट भी फाइंड करूँ मुझे एरर्स आ सकते हैं, तो इसलिए मुझे लेटेस्ट ही सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, ये करने के बाद वो कह रहा है कि डाउनलोड दी services.json फाइल। आप ये करोगे, उसके बाद रजिस्टर ऐप करोगे, तो आपने क्या करना है? डाउनलोड दिस गूगल डॉट सर्विसेज डॉट जेसन फाइल। ये मेरे डाउनलोड्स में आ गई है। और इसको हमें प्लेस कहाँ पे करना है? ये यहाँ पे भी बता रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर जाके, आपका मेन जो एंड्राइड का प्रोजेक्ट है, ऐप के फोल्डर में जाके वहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है, सही है। दूसरा ये यहाँ पे भी बता रहा है कि एंड्राइड में ऐप में जाके आपने ये फाइल प्लेस कर देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, और मेरे पास जो है वो डाउनलोड में ये फाइल आ गई हो गई, इसको कॉपी कर लेता हूँ, टीचिंग में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं जाके
देन रिएक्ट नेटिव हेलो, एंड्राइड का फोल्डर, और उसके बाद ऐप का फोल्डर, और यहाँ पे वो कह रहे थे इसको पेस्ट कर दो, वो मैंने पेस्ट कर दिए। टू अलाउ फायरबेस ऑन एंड्राइड टू यूज द क्रेडेंशियल द गूगल प्लगइन मस्ट बी इनेबल ऑन द प्रोजेक्ट, दिस रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ 2 फाइल्स इन द एंड्राइड डायरेक्टरी। वो कह रहा है कि ये जो फाइल आपने रखी है इसको रन करने के लिए आपको 2 कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। वन इज दिस, एंड्राइड के अंदर जाके बिल्ड डॉट ग्रेडल है, उसके अंदर डिपेंडेंसी करके है, वहाँ पे हमें ये क्लास पाथ ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड्राइड के अंदर आके बिल्ड डॉट ग्रेडल में डिपेंडेंसी करके है, वहाँ पे वो कह रहा है कि क्लास पाथ ऐड करना है कुछ भी एंड पे। यहाँ पे देखो वो कह रहा है अदर चीज़ें हैं, मेरे पास ये 2 अदर चीज़ें हैं, उसके नीचे मैंने इसको ऐड कर दिया। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, कि ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है, एक बाहर ग्रेडल होता है, एक ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है, वहाँ पे जाके प्लगइन अप्लाई करना है कॉम डॉट एंड्राइड डॉट एप्लीकेशन के नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, कॉम डॉट एप्लीकेशन के नीचे जाता हूँ, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल में, और कॉम डॉट एंड्राइड डॉट एप्लीकेशन के नीचे इसको प्लेस कर देता हूँ। सही है। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, रिएक्ट नेटिव CLI iOS सेटअप। iOS पे अगर आपने चलाना है तो फिर क्या सेटअप है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ऑन द फायरबेस कंसोल ऐड अ न्यू iOS एप्लीकेशन, जिस तरह एंड्राइड की है, एंड एंटर योर प्रोजेक्ट डिटेल, द iOS बंडल ID मस्ट मैच योर लोकल प्रोजेक्ट बंडल ID, दिस बंडल ID कैन बी फाउंड विद द जनरल टैब व्हेन ओपनिंग द प्रोजेक्ट विद Xcode, डाउनलोड द गूगल info.plist फाइल यूजिंग द Xcode, ओपन द प्रोजेक्ट दिस फाइल, एंड इसमें आपको ये सारा प्रोसेस जो है वो जो बता रहा है वो फॉलो करना है। तो हमें ये करना है या सिर्फ एंड्राइड इज गुड इनफ, एंड्राइड इज गुड इनफ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन एंड्राइड। तो ये हम iOS के लिए फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं। अब चूंकि मैं iOS के लिए स्किप कर रहा हूँ तो फिर मेरा प्रोजेक्ट iOS पे नहीं चलेगा, क्योंकि एंड्राइड पे चलाना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, तो Xcode अगर मुझे वो सारा सेटअप करना है तो फिर मुझे ये सारा प्रोसेस भी उसका फॉलो करना है। तो चूंकि हम एंड्राइड पे अभी रन करने लगे हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद iOS के लिए क्रेडेंशियल वगैरह ये सारी iOS की बातें कर रहा है, तो हम वो ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं ख़त्म। और उसके बाद जो है ये वाला कमांड वो कह रहा है चलानी है। अब चूंकि ये कमांड चलाना ज़रूरी है, वजह क्या है, ऐप नहीं, मैंने आपको बोला था ऐप विदाउट इसके भी रन हो सकती है। हमारे बिल्ड अगर बनाओ और उस पर क्लिक कर लें और npm स्टार्ट कर लें, लेकिन इस केस में नहीं चलेगी। अब क्यों बोला, क्योंकि मैंने नेटिव की फाइल में जो कोई जाके चेंज कर दिया। तो जब भी नेटिव की फाइल में कोई भी चेंज करेंगे तो उसको दोबारा रन करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल गुड। अच्छा, अब मैंने इसको रन कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कमांड को दोबारा से रन करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, इशू क्या है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इशू मुझे ये जो लग रहा है, हमें अपनी यहाँ से एप्लीकेशन को क्लियर करते हैं और इसको यहाँ से डिलीट, ओहो, ऐप इन्फो से जाके अनइंस्टॉल होगी, अनइंस्टॉल, सही है। इसको मैं डिलीट ख़त्म करता हूँ अगेन,
और यहाँ से इसको भी कैंसिल करके अच्छा जी, अब ये दोबारा बिल्ड बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि इसको बिल्ड नहीं मिलेगा हो। अच्छा जी, मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है यहाँ पे है लर्न रिएक्ट नेटिव, हेलो एंड्रॉइड। नहीं नहीं, ये अब इसने सारा एसडीके वगैरह कंपाइल कर दिया ना, ये 100% जा रहा है। जैसे ये रन होगा हमारा हो जाएगा। अच्छा जी, मीन टाइम ये सेटअप हो रहा है, हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अभी गेटिंग स्टार्ट यानी कि इंस्टॉलेशन जो भी है वो रन हो रही है हमारी। होपफुली अगर सब कुछ सही रहा तो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, अगर कोई एरर आया तो उसको फिर हम फिक्स करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट को फॉलो करना है या नहीं, वो चूंकि अभी हमारा टॉपिक ही नहीं है, इसको हम तरफ जाते नहीं। हम जाएंगे सीधा, अब इसकी जो भी फायरबेस की सर्विसेज हैं, जो ये लाइब्रेरी आर एन फायरबेस सपोर्ट करती है, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने सबसे पहले यूज़ करनी है लाइब्रेरी, यहाँ से ढूंढनी है क्लाउड फायर स्टोर। इसके यूजेज में मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, यूजेज में जाऊँगा तो सबसे पहले वो कह रहा है कि आपको ये वाली कमांड चलानी है, रिएक्ट नेटिव फायरबेस समथिंग लाइक दैट। तो ये शायद हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंस्टॉल, है ना, पहले की थी ये। चलो अगेन कर लेते हैं अगर डाउट हो रहा है तो। npm इंस्टॉल, ये ऑलरेडी है और अब ये भी इंस्टॉल करनी है। npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव फायरबेस फायर स्टोर। अच्छा, ये सेटअप करने के बाद वो क्या कह रहा है, आपने ये वाला फ्रॉम फायर स्टोर इंपोर्ट कर लेना है और उसमें से आपके पास कलेक्शन आ जाएगी जो भी आपने रीड करनी है, यूज़र कलेक्शन समथिंग लाइक दैट।
और उसमें से आपने आगे डॉग कट करना है, तो इसके लिए वो अब रीड डाटा कैसे करना है, राइट कैसे करना है, वो चारों पांचों फंक्शन इसने अपने डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम अभी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस लाइन से फाइल स्टोर मिल जाएगी और उसके बाद हम उसमें डाटा ऐड डिलीट अपडेट कर रहे होंगे। अब हमारा कितना काम रह गया है इसमें? राइट स्लो है ना? इसके लिए भी वो सारी जार फाइल उसको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसको करते 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 फिजिकल पे भी तो करना ही पड़ेगा ये सब। चलो इतना ये हो रहा है, हम इधर से कोड कॉपी पेस्ट करके अपना फ्लो बना लेते हैं कि डाटा ऐड डिलीट अपडेट वाला सारा कोड लॉजिकली फिर वो वैसे ही चलेगा ना जैसे हम सेटअप करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कन्फिग के अंदर आके फायरबेस की कन्फिग जैसे पहले बनाया था, फायरबेस डॉट जेएस करके बना लेते हैं फाइल, और उसमें हम फाइल स्टोर को इंपोर्ट कर लेते हैं। और फिर फाइल स्टोर को इंपोर्ट करके इसका फंक्शन कॉल करके हम डीबी वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं इसका, और इसको नाम देते हैं डीबी, और यहाँ से हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डीबी, और उसको फिर हम इंपोर्ट कर लेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। अच्छा, अब डीबी को इंपोर्ट करके हमने क्या करना है, डाटा को ऐड करना है, डिलीट करना है और रीड करना है। सही है, तो हम पहले डाटा को क्या कर लेते हैं, ऐड एडिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ भी आ जाते हैं। तो हमें कलेक्शन का नाम देना है और ऐड करना है डॉक्यूमेंट, यही हमने पहले भी इसी तरह ही किया था। तो सेम हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोड, और स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं, होम के ऊपर डिज़ाइन कर लेते हैं स्क्रीन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि हमें फॉर्म बनाएंगे एक, और उसके अंदर टू डू ऐप करके हम एक स्क्रीन बना लेते हैं, टू डू ऐप डॉट सही है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड टू डूज हैंडलर, एक हमने फंक्शन बना लिया और उसमें सिंपली मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं ये डीबी फायरबेस से इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो डीबी डॉट कलेक्शन डॉट उसका नाम रख लेते हैं टू डूज, और ऐड डॉक्यूमेंट, हमें डॉक्यूमेंट ऐड करना है, तो उसकी चीज़ कौन कौन सी होंगी टू डूज के अंदर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड ऐड, और उसके अलावा बस ये हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब डेफिनेटली हमें ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन इनपुट लेने पड़ेंगे, तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे एक टैग लगा लेता हूँ इनपुट का, तो रिएक्ट नेटिव से लेना है
क्या बोलते हैं उसको, इनपुट के कंपोनेंट का नाम क्या है, टेक्स्ट इनपुट। सही है। और यहाँ से मुझे कौन कौन सी चीज़ें इनपुट लेनी है, टेक्स्ट इनपुट, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसमें वैल्यू दे देता हूँ इंटर यूज़र नेम, सॉरी इंटर टाइटल, और साथ में ऑन चेंज टेक्स्ट। तो ऑन चेंज टेक्स्ट के ऊपर मुझे क्या करना है, स्टेट सेट करनी है। तो मुझे पहले स्टेट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऑन पोर्ट, स्टेट का नाम क्या रख लें, सॉरी यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो कांस्टेंट टाइटल, सेट टाइटल, सॉरी दूसरी ब्रैकेट्स आएंगे ना, और यूज स्टेट, और यहाँ पे एम्प्टी टाइटल। तो सिंपली यहाँ पे मुझे टेक्स्ट मिल रहा है, तो वो मैं क्या करता हूँ, सेट टाइटल में सेट कर देता हूँ। ऐसे ही करते थे ना। अच्छा, एक और इनपुट चाहिए मुझे, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा एक और इनपुट में, एंटर डिस्क्रिप्शन, और उसका एक और मुझे स्टेट भी बनानी होगी, और उसका नाम क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन, और उसका नाम क्या रखें यहाँ पे, सेट डिस्क्रिप्शन, और वो यहाँ पे आगे कॉल कर दें सेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और ये तो हो गया। अब एक बटन भी लगाना है डेफिनेटली, ये ना यूज़ कर लें। इसको टाइटल देना होता है, ऐड क्रिएट न्यू टू डू। ठीक है। और इस पे आएगा ऑन प्रेस, ऑन प्रेस पे मैं ऐड टू डू हैंडलर कॉल कर। सही है। जैसे बटन पे प्रेस होगा ये चलेगा, जब ये चलेगा तो ये सब। तो अब इसमें मुझे इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, और इसके साथ डेफिनेटली रिज़ल्ट आएगा या रिस्पॉन्स आएगा, उसके साथ मुझे क्या लगाना है, वेट। और इसको सारी चीज़ को मुझे रैप करना है ट्राई कैच में, और यहाँ पे एरर जो है वो कंसोल करा दिया मैंने। ऑल गुड। तो ये मेरा टू डू इससे क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, इस स्क्रीन पे आऊँगा तो मेरा टू डू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब टू डूज़ को डिस्प्ले करने के लिए सेपरेट स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं, या होम स्क्रीन पे जो है ना वो उसको कर लेते हैं यूज़। सक्सेसफुली जो है ना वो लोड हो चुका है प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखते हैं तो चैट वाली स्क्रीन आ रही है, इसका मतलब फायरबेस कॉन्फ़िगर हो गई है, और इसका मतलब ऐड टू डू भी क्रिएट होना चाहिए अब। और हम अपनी फाइलें वगैरह देख लेते हैं कि सेव हैं सारी। तो इधर से क्लोज ऑल करते हैं, इसको सेव करते हैं, ऑल गुड। अच्छा, अब ये ऐड टू डू वाली स्क्रीन हमने स्क्रीन्स में ऐड करनी पड़ेगी नेविगेशन में, और हमारी बेस पे नेविगेशन चल रही है टैब नेविगेशन, आई गेस चैट वाली स्क्रीन चल रही है। तो इसको हम जो है वो स्टैक नेविगेशन चलाएंगे, चैट से ही मूव कर लें उसको।
चैट वाली स्क्रीन में बटन लगा के मूव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक और स्क्रीन जिसका के नाम है ऐड टू डू, और वो कंपोनेंट का नाम है टू डू ऐप। वो मैंने इंपोर्ट करके इधर लगा ली और इस पे मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ यूज़र को। कहाँ से? चैट के कंपोनेंट से। और यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है जिसका नाम है गो बैक, और उसको हम कह देते हैं ऐड टू डू। माइट भी मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना था उसको। स्टिल इशू आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है कि हमने ये वाला तो कॉल ही नहीं किया कहीं ना, स्टैक नेविगेशन। ये होम के अंदर कॉल किया। हम डायरेक्टली स्टैक नेविगेशन ही चला लेते हैं और इसको 1 मिनट के लिए कमेंट कर लेते हैं टैब वाले को, और उसमें से भी ऐड टू डू को माइट भी होम को पहले चला लेते हैं, चलो चैट को पहले चला लेते हैं और टू डू ऐप उसमें आ जाएगी। तो ये सिंपली ये मैं यहाँ से कॉपी करके टैब नेविगेटर को कमेंट करूँगा, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। अच्छा जी, ताकि हमारा सिलसिला जो है वो चल जाए। होम आ रहा है और इसमें नेचुरल राउट नेम चैट, सॉरी चैट का नाम भी फिर चैट रखना चाहिए ना। प्रेस हो भी रहेगी नहीं? हाँ जी। डू यू हैव स्क्रीन नेम ऐड टू डूज? ऐसा स्क्रीन नेम है हमारे पास, बिल्कुल है। लग रहा है मुझे जैसे नाम में थोड़ा कोई डिफरेंस है। सेम कॉपी कर लेते हैं और चैट के अंदर जाते हैं, ऐड टू डूज हुआ है कुछ चीज़ है ना। ऐसा क्यों हुआ है? हाँ जी, ड्रॉप आ रहा है ऊपर से। ड्रॉप तो आ रहा है लेकिन चैट वाली स्क्रीन पे नेविगेट तो आ रहा है, और वो हम उसको कह रहे हैं कि तुमने टू डूज पे जाना है। जब उस वो इधर नेविगेट करेगा तो उसके अगेंस्ट ये वाला कंपोनेंट चल रहा है, तो उसको जाना ही चाहिए हर केस में यहाँ पे। हम उसको कह देते हैं कि इनिशियल नेम ऐड टू डूज, ऐसे करके देख लेते हैं। अभी आ रहा है, मैं भी कितना नहीं क्या चक्का था। मुझे तो लग रहा है इस फ़ोन का इशू है कुछ, ये कुछ टच भी नहीं कर रहा ना, कीबोर्ड भी नहीं दे रहा मुझे। हाँ। हाँ जी, लेकिन ये टाइप भी नहीं करने दे रहा ना मुझे। दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा यार।
गया ये तो। ये वो ही है, मैंने कहा शायद इधर से टच करने दे, लेकिन वो फंसा खड़ा है, कुछ भी नहीं टच करने दे रहा है ना। इधर तो टच हो रहा है, इधर नहीं कहीं पे टच हो रहा। अच्छा जी, वो इसी वजह से पंगा कर रहा था। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा। अच्छा, एक इशू अभी स्टिल आएगा हमें यहाँ पे, अगर आप लोग कोड देखो गौर से, क्या इशू आएगा। मैं लिखता हूँ हेलो, और यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन में वर्ड, और करता हूँ क्लिक क्रिएट टू डूज, और कंसोल देखता हूँ तो। अच्छा जी, क्या कह रहा है, दिस फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट सेट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अनडिफाइंड। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। नहीं, यहाँ से तो नहीं है फंक्शन एरर, तो उसके अंदर है डीबी में जाके कहीं, उसके अंदर फंक्शंस के अंदर एरर है। ऐड काउंट डॉक। दिस डॉट फर्स्ट और डॉट नेटिव इज नॉट अ फंक्शन, चलना तो चाहिए वैसे, ये एरर क्यों आ रहा है, देख लेते हैं इसको। फाइल स्टोर से ऊपर वो कह रहा है ये लाइन लगाएं। इससे क्या इफेक्ट आएगा, इससे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। लाइब्रेरी तो मिल रही है इसको। ये वाला तो ऑलरेडी सेटअप किया था यहाँ पे रन। मुझे ये लगता है उसके दोबारा बाद बिल्ड दोबारा बनानी पड़ेगी चेंजेस के बाद। नहीं, वो लाइब्रेरी हमने बाद में इंस्टॉल की है ना उसके बाद, ये फायर स्टोर वाली।
वो पहले हमने करके कमांड पहले रन कर दी थी, वो फायरस्टोर वाली लाइब्रेरी बाद में इंस्टॉल की थी, बिल्ड दोबारा, क्योंकि वो भी फिर नेटिव चेंजेस थे ना, इसलिए। अब ये देखो फायर स्टोर वाली चेंजेस को इंस्टॉल कर रहा है वो। अच्छा, npm स्टार्ट, और अभी हम एक दफ़ा इसको बंद करेंगे। हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी, अभी कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि कोड चल गया है। अब अगर हम फायरबेस में जाते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, कंटिन्यू कंसोल, और बिल्ड में फायरस्टोर डेटाबेस, और यहाँ जाने के बाद हम क्या करते हैं, टू डूज के अंदर क्या नाम रखा था हमने, नहीं ये नहीं था, उसका नाम हमने रखा था टू डूज, और फायर स्टोर तो यहीं पे है, लेकिन वो आया नहीं मेरे ख्याल से, एरर भी नहीं आया, और आया क्यों नहीं फिर। हाँ जी, कलेक्शन का नाम दिया है ना, टू डूज, नहीं इसका सिंटैक्स डिफरेंट रहता है, नेटिव लाइब्रेरी ना। एरर आया, परमिशन डिनाइड, फायर स्टोर परमिशन, द कॉलर डज नॉट हैव परमिशन टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। अच्छा जी, अभी कुछ रिस्पांस आया है, मैंने रूल थोड़ा चेंज किया डाटा का, टू डूज करके कलेक्शन आ गई है, और उसके अंदर क्रिएटेड ऐड भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन 30 और दिस, हालांकि हमने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड नहीं आया, रीज़न इज दिस, रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ तो हार्ड कोड किया हुआ, इसकी जगह पे क्या रखूँ, टाइटल,
टाइटल की जगह पे, और डिस्क्रिप्शन की जगह पे डिस्क्रिप्शन अगर सेम की हो तो वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना। तो ये मैं करके अब दोबारा इसको सेव करता हूँ और अब हेलो वर्ल्ड लिख के क्रिएट इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, एक और क्रिएट हो गया है और इसमें हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। सही हो गया। तो अब इसका मतलब है कि डाटा ऐड हो रहा है हमारा फायरबेस के अंदर। सही है। अब आप लोगों ने कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि जो वेब पे हमने किया था ना उस पे डिफरेंट फंक्शंस थे, यहाँ पे डिफरेंट है, यही मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेनेशन बताई है। अगर आप वेब वाली लाइब्रेरी यूज़ करोगे तो फंक्शन भी सेम रहेंगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है वो वेब वाले मोबाइल वाले फीचर आप नहीं यूज़ करोगे। तो अगर आप लोगों ने इसमें देखा हो तो इसमें हमने ज़्यादा खपत की है। खपत ये है कि नेटिव चीज़ों को चेंज किया है, दोबारा बिल्ड बनाए हैं, काफ़ी मेहनत की है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप firebase.js करोगे वो फ़ौरन से चल जाती है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो वेब वाली फील आती है आपको, और ये नेटिव मोबाइल वाली लाइब्रेरी है। तो आप इसमें आपने देखा होगा हमने नेटिव एंड्रॉइड की एप्लीकेशन क्रिएट की है, तो अगर iOS की सेटअप करना है तो iOS की क्रिएट करनी है। फायरबेस में भी जाके ऐप्स क्रिएट होती है ना, यहाँ पे टॉप पे ये देखो, यहाँ पे ऐड ऐप, यहाँ पे iOS क्रिएट करनी है, एंड्रॉइड की क्रिएट करनी है या वेब की। तो अगर हमने एंड्रॉइड की क्रिएट की थी, iOS के लिए iOS की क्रिएट करेंगे, तो मतलब हम नेटिवली उसको कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में हमने जो कन्फिग बनाई है उसमें हमने कोई क्रेडेंशियल भी नहीं दिए। तो ये कौन सी फायरबेस से बात कर रहा है? वो फायरबेस जिसको हमने नेटिव में जाके firebase.json को प्लेस किया है। नहीं, नाम नहीं दिया। अगर आप देखें तो हमने एक फाइल रखी थी, आप लोग भूल गए हैं। एंड्रॉइड के अंदर जाके, ऐप के अंदर जाके ये google.services.json की फाइल नहीं रखी थी? इसमें सारे क्रेडेंशियल है ना इसके, API कीज वगैरह चीज़ें। पहले हम वो क्रेडेंशियल कहाँ देते थे? वेब के केस में उधर ही कन्फिग के फोल्डर में। इस दफ़ा हमने क्रेडेंशियल एंड्रॉइड के अंदर जाके दिए। और अगर iOS के सेटअप करना है तो एंड्रॉइड का मतलब है ये नेटिव लेवल पे, यानी कि जावा लेवल पे कनेक्शन बन जाता है, और हम सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं जावा की, जावास्क्रिप्ट में से। और iOS के अंदर iOS लेवल पे कनेक्शन बन जाता है और फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट से कॉल करते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट का होगा तो फिर कनेक्शन भी कहाँ पे बनेगा? जावास्क्रिप्ट लेवल पे। फिर वो नेटिव के फंक्शंस नहीं कॉल करने की हमें जरूरत पड़ेगी, और वो हम जावास्क्रिप्ट से ही सेटअप कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन है जिस तरह का हम करना चाहते हैं। ऐड का मैंने कर दिया है, बाकी के हम यहाँ से पढ़ लेते हैं फंक्शन। रीड डाटा कैसे करना है, डिलीट डाटा कैसे करना है, और अपडेट वगैरह कैसे करना है डाटा। तो हैं, मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर हम लाइब्रेरी चेंज करेंगे तो फंक्शन चेंज हो सकते हैं, अगर हम वही लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो फिर फंक्शन चेंज नहीं होंगे। अभी हम RN फायरबेस डिफरेंट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं जो कि नेटिव फंक्शंस कॉल करती है। तो अब आपकी मर्जी है, आपने फायरबेस JS में जाना है, फिर सेम कोड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नेटिव फीचर नहीं मिलेंगे और परफॉर्मेंस भी थोड़ी स्लो होगी। एज़ कम्पेयर टू आप नेटिव में जाते हो तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और नेटिव फंक्शंस भी मिलेंगे, और ऐसे फंक्शन जो वेब में नहीं चलते वो भी मिलेंगे, जैसे एड्स वगैरह रन करना और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो अभी तो चूंकि हम बहुत हेलो वर्ल्ड टाइप ऐप बना रहे हैं तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन जब हम ज़्यादा बड़ी ऐप बनाते हैं तो उस वक्त हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब हमने फायरबेस में ऐड कर लिया डाटा। अपडेट डॉक्यूमेंट करना है, उसके लिए देखो फंक्शन, कलेक्शन का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम, अपडेट का फंक्शन, आगे कीज़ दे दो कौन सी अपडेट करनी है। उसके बाद हमें रीड करना है डॉक्यूमेंट, वो उसने स्टार्टिंग में बताया था। firestore.collection.user.get का फंक्शन जो गेट करके लेके आता है, तो इसको हम कॉल कर लेते हैं किसी दूसरी फाइल के अंदर में भी, होम फाइल में और ये चैट फाइल में, और हम यहाँ पे कर लेते हैं यूज़ इफेक्ट कॉल। और यहाँ पे डिपेंडेंसी में कुछ भी पास नहीं करते, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं फेच टू डूज। इसके अंदर हम ये कॉल कर देते हैं, इसका फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा,
और साथ में लगाना है ट्राई कैच। यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं टू डूज, और इसको हम बोलेंगे डेफिनेटली डीबी, जो हमने कन्फिग में एक दफ़ा सेटअप कर दी हुई है। और इधर आएंगे टू डूज, वो सारे टू डूज गेट हो जाएंगे मेरे पास। और उसके बाद मैं उसको कंसोल करा लेता हूँ, और ये वाला टू डूज का फंक्शन जो है वो यूज़ इफेक्ट में कॉल कर देता हूँ। सही है। और एरर आने के केस में हम एरर भी डिस्प्ले करा लेते हैं। और डेफिनेटली हमें नेविगेशन में डिफ़ॉल्ट वाली स्क्रीन चैट वाली चला लेते हैं, ताकि वो वाला फंक्शन जो है हमारा वर्क करे। अच्छा जी, चैट वाली स्क्रीन चलाई है, हमें ये हेलो करके डाटा आ गया है, जिसमें सारी कलेक्शन और जितना भी इंफॉर्मेशन थी उस रे के अगेंस्ट वो हमारे पास आ चुकी है, उसी फॉर्मेट में जैसे पहले आती है। अब हमने इसमें से वैल्यू ऐड करनी है, तो वही स्नैपचैट वाला तरीका है, यहाँ पे होगा। आईडीज आ रही हैं, और मुझे डाटा अगर गेट करना है तो टूडूज डॉट डाटा, ये डाटा भी आ रहा है, हेलो वर्ल्ड और बाकी चीज़ें। इसमें मुझे क्या करना है, एक स्टेट बनानी पड़ेगी, कांस्टेंट डाटा सेट डाटा यूज स्टेट रे होगी, और ये हमें इंपोर्ट करनी है रिएक्ट में से। और एंड पे जब हमारा डाटा सारा बन जाएगा, यहाँ पे हम एक रे बना लेते हैं, मे बी टू डूज रिजल्ट, वन बाय वन उसमें पुश करते जाएंगे। और उसमें क्या होगा, आईडी के अगेंस्ट आईडी आ जाएगी, और डाटा के अगेंस्ट डाटा आ जाएगा। और आईडी के अगेंस्ट क्या आएगी मेरे पास, टू डू डॉट आईडी, एंड ये टू डू रिजल्ट जो है वो मैं सिंपली सेट डाटा के अंदर प्लेस कर दूंगा। और इस डाटा पे सिंपली मुझे यहाँ पे एक लगाना है लूप, डाटा डॉट मैप लगा लेते हैं अभी के लिए। मुझे मिलेगा टू डू
इसमें मैं रिटर्न करूँगा और रिटर्न में डेफिनेटली एक व्यू लगा लेते हैं। और उसके बाद एक टेक्स्ट लगा लेते हैं, उसमें लगा लेते हैं टू डू डॉट टाइटल। JSX में अगर HTML वो लिखनी है जावास्क्रिप्ट तो कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी और साथ में आईडी प्रिंट कर लेते हैं टू डू डॉट ID। तो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, दोनों आईडीज़ भी आ रही हैं और उनके टाइटल भी आ रहे हैं। तो रीडिंग भी हो गई है। अगर हम ऐड करेंगे न्यू समथिंग, ऐड हो जाएगा। फिर रिफ़्रेश करके आएंगे तो 3 नज़र आ जाएंगे, न्यू वाला भी हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब टू डू ऐड भी हो रहा है और टू डूज़ की फैच होके लिस्टिंग भी हो रही है। नहीं, रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम डिफरेंट स्क्रीन में है ना, तो मैंने वहाँ पे कोई बटन नहीं लगाया। तो मैं अगर वहाँ पे भी बटन लगा दूँ, इस स्क्रीन में वापस आऊँगा तो उधर आऊँगा तो वो डाटा उधर भी होगा। तो चूंकि मैंने यहाँ बटन ही नहीं कोई लगाया तो इसलिए ये जा रहा है। इधर मैं लिस्ट वाली या इधर कोई क्रॉस आइकन लगा दूंगा तो उससे वापस जाए, तो जब वापस जाऊँगा तो वहाँ पे होगा डाटा। वो लिस्ट तो इसलिए कर रहा हूँ ना, रिफ़्रेश होकर बाय डिफ़ॉल्ट वो वाली चीज़ आ जाए। तो डाटा ऐड भी हो रहा है और डाटा लिस्ट भी हो रहा है। अब डाटा को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमें यहाँ पे एक बटन बनाना है जिसका नाम क्या रखेंगे, डिलीट टू डू। और उसमें मुझे आईडी मिलेगी किसको मुझे डिलीट करना है। और उसमें मैं क्या करूँगा, db डॉट कलेक्शन डॉट डेफिनेटली ट्राई कैच लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा सीन लिखना है। साथ में फंक्शन एसिंक होगा, टू डू डॉट डॉक, डॉक में आ जाएगी आईडी आपकी और डॉट डिलीट। ये डिलीट हो जाएगा, आपका आइटम डिलीट हो जाएगा इसे। और इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम फैच टू डूज दोबारा कॉल कर दें या हम लोकली फ़िल्टर लगा लें। हमने पहले डिस्कस की हुई है बात। उसके बाद ये डिलीट टू डू मुझे कहाँ पे चलाना है, मे बी इसके आगे मुझे एक टेक्स्ट लिखना है, उस टचेबल पेस्ट्री बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं डिलीट। उसके ऊपर ऑन प्रेस पे, क्योंकि हमने पैरम पास करना है तो हम इधर से आईडी पास करेंगे, ठीक है। और सॉरी, ये वाला टचेबल पेस्ट्री में डेफिनेटली हमें टेक्स्ट तो देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको टेक्स्ट के साथ डिलीट आ रहा है। अब डिलीट अगर मैं इसके सामने भी शो करना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आमने सामने शो करना है। तो मुझे इस व्यू पे क्या लगाना है, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो अब आमने सामने आ रहे हैं डिलीट। और इस डिलीट के ऊपर हम एक स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, सही है। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, आईडी, सॉरी ये क्या होगा, टू टू डॉट आईडी, मैंने सीधा आईडी लिख दिया था ना, दो रह गए। न्यू को डिलीट किया,
एक रह गया। हेलो, न्यू वर्ड क्रिएट किया, वापस जाने का कोई रास्ता बाकी नहीं है, तो रिफ्रेश किया तो वो 2 दफ़ा हेलो किया, चूँकि 2 दफ़ा क्रिएट हो गया। अब इसको एक को डिलीट करते हैं तो एक रह जाएगा, तो अब डिलीट भी हो गया। और अगर अपडेट करना हो तो सारा कुछ सेम ही है, बस अपडेट वाला फंक्शन लग जाएगा। तो आइडियली आपको क्या करना आ गया, फायरबेस का क्रड। इसमें जो सीखने, देखो ये वाली बातें आपको पहले ही आती थी। इसमें जो सीखने वाली बात है ना, जो हमने लर्न की है, वो क्या सीखी है आज? हमने बात सीखी है कि नेटिव जो फायरबेस की लाइब्रेरी वर्सेस फायरबेस डॉट जेएस डिफरेंसेस क्या हैं, और फिर नेटिव को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो लाइब्रेरी नेटिव कॉन्फ़िगर करने में ज़्यादा चेंजेस करना पड़ते हैं ना नेटिव पे, किस फाइल में गए। आपको फील आ रही है कि मैंने कोई नई बात नहीं की, ना ही मैंने अपना कोई नॉलेज यूज़ की है। मैंने जो उस लाइब्रेरी ने बोला ना मुझे कि ये काम करने हैं, मैंने सेम फॉलो किए हैं, और ऐप को दोबारा रन किया और मेरा काम हो गया। अगर आप इनको सही फॉलो नहीं करोगे, जिधर जिधर वो कह रहे हैं, तो फिर आपको एरर्स आएंगे, फिर आपको इतनी जल्दी फिक्स भी नहीं होंगे। तो मेनली आपने इन लाइब्रेरी को, रेकनेटिव में एक ही स्किल है, वो ये है कि आपको कितनी लाइब्रेरीज का पता है, उन लाइब्रेरीज को आपको कन्फिगर करना आता है नहीं आता। आपको कोई नई लाइब्रेरी आएगी नज़र, आप उसको कन्फिगर करके उसकी चीज़ें यूज़ कर लोगे या नहीं। बाकी तो सारे कंसेप्ट वेब वाले ही हैं। आपने देखा होगा अभी मैंने ये सारी चीज़ें जो क्रिएट की हैं या जो फेच किया है, ये सारी वही लॉजिक्स हैं जो हमने पहले भी यूज़ किए हैं। इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। बस अगर कोई मेथड्स वगैरह चेंज हैं, ये टू डूज गेट समथिंग लाइक दिस, वो तो हमने कॉपी किए हैं लाइब्रेरी से। अगर फायरबेस डॉट जेएस यूज़ करते तो फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट कर लेते। बाकी कंसेप्ट तो प्रीटी मच सेम है। तो अब हमें आइडिया ये हो रहा है कि नेक नेटिव के अंदर रहते हुए हमें फायरबेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमें आइडिया हो गया। सही है। उसके लिए भी टोस्ट है, इसका अपना भी अलर्ट है, आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और रैक नेटिव का भी टोस्ट भी आता है, एक बना बनाया टोस्ट भी आता है, रैक नेटिव टोस्ट बोलते हैं उसको। ये बना बनाया फंक्शन है, ये देखो ऊपर आ रहा है। बस इसको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करेंगे। बस इसने अपना कंपोनेंट दिया होगा यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में कहीं, किक स्टार्ट इसने लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें तो ये इंस्टॉल करना है, ये इंपोर्ट करना है, बस ये टोस्ट को कॉल करना है, टोस्ट आ जाएगा। फिर नीचे उसके प्रॉप उसने दिए होंगे, टोस्ट डॉट शो, टाइप क्या रखनी है, सक्सेस एरर समथिंग, और उसकी प्रॉप दी है, उसको कॉल करेंगे तो दैट्स गुड टू गो। तो मैंने बोला ना, कुछ भी सोचो लाइब्रेरी मिलेगी, कुछ भी सोचो उसकी लाइब्रेरी मिलेगी। क्या नाम नहीं पता क्या है? नहीं वो मैंने आपको दिखाई थी एक ना, लिस्ट भी दिखाई थी, जिसमें बहुत सारी पहले से लाइब्रेरी हैं। अगर आप गो थ्रू कर लो तो थोड़ा बहुत आपको माइंड में रह सकता है। बट स्टिल जब हम काम कर रहे होते हैं, कोड कर रहे होते हैं, तो जनरली जब हम गूगल पे सर्च करेंगे या चैट जीपीटी को कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, वो आपको मिलती जुलती कोई ना कोई बात निकल आती है। हाँ मतलब अगर अलर्ट भी सर्च करते हैं, रेकनेटिव अलर्ट समथिंग, तो उसके इर्द गिर्द थोड़ा घूमना पड़ेगा, लेकिन ये वाला कहीं लिंक निकल आएगा हमारे पास। वो नहीं करेंगे तो टाइम लगेगा ना, वो नहीं करेंगे तो सेटअप नहीं होगा। सही है। आज फिर फायरबेस वाला सबको क्लियर है, वही इशू फायरबेस में। अच्छा, अब फायर ये मैंने तो बगैर डिजाइनिंग के, बगैर चीज़ें, बस फंक्शनैलिटी लगा के आपको दिखा दी है। अब आप लोगों की जॉब ये है कि इसको प्रॉपर डिजाइनिंग में, प्रॉपर सेटअप में इसको लेके जाना है। मतलब टू डूज ऐड हो, टू डूज डिलीट हो, टू डूज क्रिएट हो, मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, वो असाइनमेंट आपने करनी है प्रॉपर रेखनेटिव में। सही है। तो हम देख लेते हैं टू डूज की कोई भी स्क्रीन, टू डूज टू डूज मोबाइल ऐप डिज़ाइन।
कोई अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाए ना मुझे। ये ज़रा अच्छा लग रहा है, इसको देखते हैं। ये कहाँ पे ले गया है? अच्छा जी, ये क्या है जी? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये बना लेते हैं, ये इजी है, थोड़ा कंसेप्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये वाली आपने एक ऐसी स्क्रीन बनानी है जिसके ऊपर टोटल स्टैट्स आ रहे हैं, काउंट कितने कितने हैं, कलेक्शन। वो लाइब्रेरी फंक्शन दे रही थी काउंट का, हमने देखी थी यहाँ पे ना। काउंट करके सर्च करो ना। यहाँ पे नीचे आ रहा था। लेंथ भी कर सकते हैं, स्टिल इधर काउंट का फंक्शन भी मैंने देखा था, वो प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी ना, काउंट कलेक्शन में कितनी चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ पे कहीं देखा था, अभी मुझे मिल नहीं रहा। ये भी कहीं और किसी कलेक्शन में मैं देख रहा था। ये इसने पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी दी है। इसमें हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे काउंट दिखाने हैं टोटल। फिर हमारे पास ये ऐड का बटन है, जहाँ पे क्लिक करेंगे मेरे पास एक ऐड इन्वेंट्री का फॉर्म टाइप आप बना लीजिएगा। उसमें चीज़ें जो शो हो रही हैं वो क्या क्या हो रही हैं। एक तो टाइटल है, लाइक मैं मतलब कोई भी आप टाइटल सेव कर लें। उसके बाद जो चीज़ शो हो रही है यहाँ पे सॉर्ट आ रहा है डेट वाइज, जो पहले क्रिएट हुआ डेट उसके वाइज आप सॉर्ट कर लीजिएगा उसको। एक आईडी आ रही है ऊपर डिस्प्ले, अगर आपको हल्का सा नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये आईडी है। उसके बाद टाइटल है, नीचे समथिंग एल्स, इतना भी शो करें तो दैट्स गुड। और नीचे यहाँ पे ये देखो शो हो रहा है 2 मिनट पहले पोस्ट हुआ है या 3 मिनट पहले पोस्ट हुआ है, तो ये वो भी शो करना है। वो कैसे करेंगे? मूवमेंट हमें ये देता है फंक्शन कि कितनी देर पहले शो करना है। मूवमेंट जेएस पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आ रहा होता है 2 मिनट अगो, लाइव टाइम भी आ रहा है, यहाँ पे अगो वाला भी आता है, जैसे एन आर अगो, अ फ्यू सेकंड अगो, समझ रहे हो? 2 मिनट अगो ये खुद ही अपडेट करता रहता है अगर आप ये वाला फंक्शन इसका कॉल करोगे। तो आपने करना ये है यहाँ पे स्क्रीन में कि इसके ऊपर जब फॉर्म खुलेगा उधर से आपने टाइटल इनपुट लेना है, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और डेट आपने सेव कर लेनी है। उसको आपने यहाँ पे इस डिज़ाइन के हिसाब से रेंडर कर देना है। यहाँ पे मिनट दिखाने हैं, यहाँ पे सॉर्ट बाय लिखाना है, यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे टाइटल दिखाना है। तो ये वाली ऐप आपने बनानी है, और इधर उस मतलब उस कलेक्शन में कितने कितने पड़े हैं चीज़ें वो आपने यहाँ पे लिस्ट करने हैं। सही है। और एक इस पर्टिकुलर टू डू का एक वो भी टाइप भी होगी, ये किस रिलेटेड है, मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं ना, लैपटॉप के रिलेटेड है, मोबाइल के रिलेटेड है, या आउटिंग के रिलेटेड है, इवेंट के रिलेटेड है। तो टाइप होगी, वो टाइप आपने ये नीचे ये टाइप शो हो रही है, आपको टाइप शो करनी है, आईडी शो करनी है, और टाइटल, और डेट, और सॉर्ट बाय का फिल्टर, और इधर काउंट शो करने। और इधर ऐड पे क्लिक करेंगे, एक फॉर्म टाइप आप लोगों ने डिज़ाइन कर लेना है, ये व्यू आपके पास आ रहा है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ की जो है वो क्रिएट कर देता हूँ असाइनमेंट, ताकि आप लोग इसको कर लीजिए। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 14, उसमें मैंने इमेज सेव कर दी है, और यहाँ से आके
असाइनमेंट नंबर 14.txt design React Native app using picture attach for inventory management system. सही है. यूज़र कैन क्रिएट इन्वेंट्री बाय फील्ड्स. फील्ड कौन कौन सी होंगी? आईडी, कैटेगरी या टाइप, डेट, क्रिएटेड एड और टाइटल. सही है. यूज़र कैन सॉर्ट इन्वेंट्री. यूज़र कैन सी काउंट बेस्ड ऑन टाइप्स. यूज़र कैन, और क्या था उसमें? ऐड हो गया. सॉर्ट कर सकते हैं काउंट द यूज़र कैन डिलीट इन्वेंट्री. ठीक है, ये चीज़ें हैं. डेडलाइन क्या रखें? 18 बहुत है. 19 लिंक में अपडेट कर देता हूँ. ये असाइनमेंट है जो आपने कंप्लीट करनी है इस वीक के अंदर. बस इजी सी है. फॉर्म क्रिएट करना है और फायरबेस में डाटा सेव होगा. इस ये मैंने कीज यहाँ पे लगा दी हैं. ये सॉर्ट होगा, डिलीट होगा. कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. टू टू टाइप ही है. कोई इजी सा गेम है. इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है. ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा करना है. ये वाले नीचे जो टैब्स आ रही हैं ये ना भी हो चलेगा और ये वाला भी ना हो तो चलेगा. तो जस्ट ऐड की एक स्क्रीन होनी चाहिए और ये डिस्प्ले की स्क्रीन होनी चाहिए. दो स्क्रीन जो है इनफ है. बट फायरबेस के साथ आपने प्रॉपर इसको फंक्शनैलिटी के साथ सबमिट करना है असाइनमेंट. सॉर्टिंग के लिए वो खुद प्रोवाइड करता है. आप इधर जाओगे ना, आपको क्यूरी में क्यूरी स्नैपशॉट, यहाँ पे देखो ये फिल्टरिंग भी देता है आपको. इसमें आपको सॉर्टिंग भी मिल जाती है. वेयर लगा के फिल्टर भी मिल देता है. लिमिट भी कर सकते हैं. तो ये काफ़ी फीचर देता है. ऑर्डर करना यानी कि सॉर्ट करना, उस हिसाब से भी चीज़ें करता है. कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है. तो काफ़ी फीचर देता है. आप लोग इसको क्यूरिंग को थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी उससे. तो ये चीज़ें हो गई हमारी. हाँ जी, ऑलमोस्ट हो गई है. अभी हम ना एक कंसेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं. वो मेरा प्लान है कि रिएक्ट नेटिव में कवर कर लें. आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगी उससे. एक तो हमें इंटीग्रेशन सीखनी है थर्ड पार्टी एपीआई की. वो हमने एक दिन पहले भी लगाया था. एक किसी कंपोनेंट में हमने एक एपीआई लगा के वहाँ से डाटा गेट करके इसमें रिएक्ट नेटिव में डिस्प्ले किया था. तो एपीआई इंटीग्रेशन तो सेम ही कंसेप्ट है. क्या आप कोई भी थर्ड पार्टी एपीआई एक्सिस के साथ भी कर सकते हैं या फेच के साथ भी कर सकते हैं और डाटा ला के डिस्प्ले कर सकते हैं. वो तो नेक्स्ट में भी सेम होगा, रिएक्ट में भी सेम है, इधर भी सेम है. उसका कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है. उसके बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को रिडक्स करवा दूँ रिएक्ट नेटिव के अंदर. तो वो सेम ही आप कंसेप्ट यूज़ होता है वेब में भी सम टाइम. तो वो आप जो जब एक्सप्लोर करोगे रिएक्ट नेटिव में तो वेब में भी सेम ही इस्तेमाल हो जाएगा. और उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो जाएं दोबारा नेक्स्ट जेएस में, नोड कवर करेंगे वहाँ. हो गई है तकरीबन. हमें नोड वाली साइड करनी है, मोंगोडीबी पढ़नी है थोड़ी सी, और एपीआईज वगैरह क्रिएट करके उनकी इंटीग्रेशन, माई एसक्यूएल इंटीग्रेट करनी है. इस तरह की चीज़ें करनी है. कुछ रिडक्स नेक्स्ट में भी यूज़ हो जाता है. रिडक्स बना बनाया काम काफ़ी है.